तो भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं आपका सिंधु नदी। भारत की प्रमुख नदियों में से सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी निकलती है आपका मानसरोवर झील, जो कि मानसरोवर झील है। यहाँ से आपका सिंधु नदी निकलती है और निकलने के बाद कश्मीर होते हुए आपका पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। ठीक, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर यह गिरती है। ठीक, जो कि इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की पूरी लंबाई है आपका 2880 किलोमीटर, जो कि यह प्रवाहित होती है 1114 किलोमीटर मात्र भारत में, और शेष भाग आपका पाकिस्तान और चाइना में प्रवाहित होती है, जिसे हम कहते हैं चीन। जो कि यह तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, यह तिब्बत का जो मानसरोवर झील है तिब्बत में है, जो कि आज चाइना के अधिकार में यह है तिब्बत। ठीक, फिर इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं। हमारी अगली नदी है आपका चिनाव नदी। ठीक, अगली नदी हमारा कौन सी है? तो चिनाव नदी। ये चिनाव नदी बड़ा लाचला दर्रा से यह निकलती है। चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? तो बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है, और निकलने के बाद यह सिंधु नदी में एक सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो चिनाव नदी। ठीक, यह सिंधु नदी थी। इसकी लंबाई थी 2880 किलोमीटर। ठीक, और ये आपका है चिनाव नदी। ये चिनाव नदी बड़ा लाचला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बड़ा लाचला, यहाँ से यह निकलती है चिनाव नदी, और निकलने के बाद यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। जो इसकी लंबाई है, चिनाव नदी की टोटल लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाव नदी की टोटल लंबाई है, पूरी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं, जो कि शेषनाग झील से निकलती है नदी अगली, जिसका नाम है झेलम। और ये झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से, और ये आपका चिनाव नदी में जाकर मिल जाती है। जो कि यह क्वेश्चन बन सकता है कि चिनाव नदी किसकी सहायक नदी है? सॉरी, झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाव नदी की यह सहायक नदी है। जो कि झेलम नदी की कुल लंबाई आपका 724 किलोमीटर। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। उस 724 किलोमीटर लंबाई में से 400 किलोमीटर की लंबाई, जो 400 किलोमीटर की लंबाई है, सिर्फ भारत में वो प्रवाहित होती है झेलम नदी। कौन सी नदी? तो झेलम नदी। ठीक, झेलम नदी 400 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है, और शेष आपका पाकिस्तान में तय करती है। ठीक, झेलम नदी। इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं, जो कि बड़ा लाचला दर्रा से ही अभी नदी निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा, वहीं से निकलती है आपका रावी नदी, और ये भी रावी नदी भी जाकर आपको किस में मिलती है? तो चिनाव नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो रावी नदी। रावी नदी कहाँ पे जाकर मिलती है? तो चिनाव नदी में जाकर यह मिल जाती है रावी नदी, जो कि एक चिनाव नदी के सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। रावी नदी जिसकी पूरी लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की पूरी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचला दर्रा। इनकी पूरी लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर है। अब इसके बाद अगली हम नदी देखते हैं ब्यास नदी। जो ब्यास नदी है, इसकी पूरी लंबाई 770 किलोमीटर, और यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है, और ये चिनाव नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो ब्यास नदी। ब्यास नदी है, जो कि ये रोहतांग दर्रा से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है रोहतांग दर्रा, वहां से निकलती है। निकलने के बाद ये चिनाव नदी में जाकर और मिल जाती है, और इन सभी नदियों का जो संयुक्त जलधारा है वो जाकर मिलता है किसमें? तो सिंधु नदी में मिलता है। फिर इसके बाद इसकी पूरी लंबाई है, ब्यास नदी की जो पूरी लंबाई आपका 770 किलोमीटर है। इसके बाद अगली हम नदी देखते हैं, आपका निकलता है राकस ताल से। राकस ताल से यह नदी निकलती है, जिसका नाम है सतलज नदी, और ये भी जाकर आपका चिनाव नदी में मिलती है। सतलज नदी भी जाकर आपको किस में मिलती है? तो चिनाव नदी में, जो कि सतलज नदी की लंबाई आपका 1500 किलोमीटर। कितना है? तो 1500 किलोमीटर। यह कहाँ? तिब्बत का क्षेत्र है। राकस ताल है, जो कि तिब्बत के क्षेत्र में है, जो कि आपका मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह सतलज नदी।
ये सतलज नदी कितने कहाँ से निकलती है? तो राकस ताल से निकलती है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। और ये किस में जाकर मिलती है? तो चेनाब नदी में जाकर मिलती है। जो कि इन नदियों का विवाद चल रहा था, क्योंकि ये नदियों का कुछ भाग भारत में प्रवाहित होता है और कुछ आपका पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। तो इसका विवाद जो चला था, इस विवाद को खत्म करने के लिए आपका सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। इन नदियों में जो विवाद छिड़ा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको समाप्त करने के लिए सिंधु नदी जल समझौता सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। किनके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें कितना किया गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका 80% जल पाकिस्तान लेगा और शेष 20% जल भारत यूज करेगा। जो कि नीचे की शेष नदियां 3 हैं जिनका 80% जल का उपयोग भारत करेगा और शेष का जल का उपयोग कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। किसकी अध्यक्षता में यह समझौता किया गया था? तो विश्व बैंक की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन था? तो विश्व बैंक की अध्यक्षता में यह समझौता किया गया था। कौन सी समझौता? तो सिंधु नदी जल समझौता। उस समय तय किया गया कि सिंधु झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का जल का जो 80% भाग होगा, 80% भाग होगा जल का, जो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो होगा आपका शेष वो भारत यूज करेगा। कौन करेगा? तो भारत। इस समझौता के अंतर्गत, ठीक, जो कि दूसरा तय किया गया, ये तो 3 नदियां थी और 3 नदियों के बारे में और देख लेते हैं। जो 3 नदियां आपका रावी है, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। रावी का, इन नदियों का 80% जल जो होगा आपका इसी समझौता के अंतर्गत, 80% जो जल होगा वह भारत उपयोग करेगा और 20% जो जल होगा वह आपका पाकिस्तान उपयोग करेगा। ठीक, ये सिंधु नदी जल समझौता के अंतर्गत तय हुआ। आज भी इसी समझौता के नियम को लेकर, इसी भी समझौता जो हुआ था उसी को लेकर आज भी वही प्रक्रिया यहाँ पे भी चलती है इन 6 नदियों के बारे में। इसके बाद अगली हम नदी देखते हैं। यहीं से निकलती है आपका चेंगयुंगडुंग नामक स्थान से, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है। यहाँ से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी और यहाँ से तिब्बत के क्षेत्र होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गिरती है। कौन सी नदी? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जाकर कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब देख लेते हैं, जब यहाँ निकलती है नदी चिंगोंगडुंग नामक स्थान से तिब्बत के क्षेत्र में, यहां से यह नदी निकलती है और तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पे जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहां पे जाना जाता है? तो तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। किन नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से जाना जाता है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो जमुना। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, और ये आकर अपने गाद के साथ, गाद का है तो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को साथ आकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इसके बाद हम अगली नदी के बारे में जाने,
जो कि अगली नदी हमारी है कौन सी, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी। ठीक, जो कि हम ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी लंबाई थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई आपका 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है तो आपका 2900 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम चलते हैं गंगा नदी पे, जो कि गंगा नदी जो निकलती है कहाँ से, गंगोत्री से निकलती है। जब गंगोत्री से दो नदियां निकलती हैं आपका, भागीरथी और अलखनंदा। गंगोत्री से कौन सी नदियां निकलती है तो भागीरथी और अलखनंदा, ये दोनों नदियां निकलती हैं। ये दोनों नदियां भागीरथी और अलखनंदा के नाम से निकलती हैं, और निकलने के बाद ये दोनों नदियां आकर देवप्रयाग में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है तो ये देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड में। जैसे ही दोनों नदियां आपस में मिलती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो संयुक्त जलधारा होता है तो यहाँ से इसका निर्माण होता है, नाम क्या, गंगा। इसका क्या निर्माण होता है, नाम का तो गंगा। और गंगा यह नदी उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, बांग्लादेश होते हुए आपका बांग्लादेश में यह जाकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी तो गंगा नदी। बांग्लादेश में जाकर आपकी क्या होती है, मिल जाती है। दोनों की संयुक्त जलधारा यहाँ पे बनती है। जो कि गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जो कि इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की तो आपका यमुना नदी। कौन सी है तो यमुना नदी। यह यमुना नदी आपका यमुनोत्री से निकलती है, जो कि यमुनोत्री कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड में। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और निकलने के बाद यह आकर इलाहाबाद में, प्रयाग में आकर यह मिलती है। कौन सी नदी तो यमुना नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यमुना नदी को भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। जो कि यमुना नदी की जो पूरी लंबाई आपका 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी की पूरी लंबाई कितना है आपका तो 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी की पूरी लंबाई 1375 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। और गंगा नदी की और भी बहुत सी सहायक नदियां जो कि उत्तर से हिमालयी क्षेत्र से तीन चार नदियां आपका आकर निकलती हैं, और निकल कर यह कुछ झारखंड में मिलती हैं और कुछ बिहार के क्षेत्र में मिलती है। जैसे गंडक हुई, कोसी हुई, बारामती हुई, घाघरा हुई। यह नदियां उत्तर से निकलकर आपका बिहार और झारखंड के क्षेत्र में आपका गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये दोनों नदियां, सॉरी ये चारों नदियां आकर यह दोनों चारों नदियां गंगा नदी में मिल जाती है। जो कि गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई जो हो जाती है आपका 2525 किलोमीटर। इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाती है तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई। जो कि यमुना नदी है, इसकी दो सहायक प्रमुख नदियां होती हैं आपका यमुना नदी की, एक चंबल है और एक आपका है बेतवा। ये दोनों नदी चंबल और बेतवा, और ये दोनों नदी निकलती हैं आपका मध्य प्रदेश से। ये दोनों नदी कहाँ से निकलती हैं तो मध्य प्रदेश से ये दोनों नदियां निकलती हैं और जाकर यमुना नदी में मिलती है। जब संयुक्त जलधारा आता है तो यमुना नदी जाकर आपका इलाहाबाद प्रयाग में जाकर आपका गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, और जाने के बाद जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे तो पद्मा। इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा नाम से जाना जाता है। जब इनकी दोनों संयुक्त जलधारा होती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की जब संयुक्त जलधारा होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है तो मेघना नाम से। किस नाम से तो इनकी संयुक्त जो जलधारा होती है इसको मेघना नाम से जाना जाता है। और अपने अंदर जो मिट्टी का ढेर है, मिट्टी के ढेर को बहाकर जब ले जाती है अपना वृद्धावस्था में, तो वह बंगाल की खाड़ी में ले जाकर वह डेल्टा के रूप में वह निर्माण करती है। जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से इस डेल्टा को जाना जाता है। किस नाम से तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इनका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से इनका निर्माण होता है डेल्टा का
निर्माण, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा, यहीं पे आपका स्थित है। फिर इसके बाद हम अगली नदी के बारे में जानते हैं, जो कि यह हिमालयी नदी थी। कौन सी नदियां थी? तो यह हिमालयी नदी थी। यह नदियां कौन सी थी? तो हिमालयी नदी थी। ठीक, इस थोड़ी सी बात छूट रही है, जो कि भारत का या कहें तो विश्व का सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर किन नदी से जल ग्रहण करती है? इंदिरा गांधी नहर है जो कि किन नदी से जल ग्रहण करती है और किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह सतलज नदी से, किससे? तो सतलज नदी से यह जल ग्रहण करती है और राजस्थान के क्षेत्र को यह क्या करती है? लाभान्वित करती है। कौन? इंदिरा गांधी नहर है विश्व की सबसे पहली बड़ी नहर है मानव निर्मित। कौन? तो इंदिरा गांधी नहर। अब यहीं से एक नदी निकलती है आपका अरावली पहाड़ी से। कहां से निकलती है? तो अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। ये लूनी नदी जो निकलती है अरावली की पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर यह समाप्त होती है। तो यही नदी है जो कि निकलने के बाद जिस राज्य में निकलती है उसी राज्य में क्या होती है? समाप्त हो जाती है, जो कि सबसे प्राचीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली पहाड़ी। और अरावली पहाड़ी से ही लूनी नदी निकलती है। निकलने के बाद जिस राज्य में से निकलती है उसी राज्य में क्या होती है? समाप्त होती है। वो कौन सी नदी आपका? तो लूनी नदी। ये आपका था प्रायद्वीप, सॉरी, हिमालयी नदी। ये नदियां थी आपकी कौन सी? तो हिमालय नदियों की हिमालय के क्षेत्र से, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये क्या आपका हिमालय का क्षेत्र है। और हिमालय के क्षेत्र से जो नदियां निकलती है उसको कहा जाता है हिमालयी नदी के नाम से उसको जाना जाता है। जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान दो हैं, यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। जो कि सबसे बड़ी नदी द्वीप, सबसे बड़ी और सबसे छोटी नदी द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे ही क्या है? स्थित है। सबसे बड़ी नदी द्वीप और सबसे छोटी नदी द्वीप। जो कि सबसे बड़ी नदी द्वीप है आपका माजुली नदी द्वीप और सबसे छोटी नदी द्वीप है आपका उमानंदा। यह है आपका माजुली और यह है आपका उमानंदा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे छोटी नदी द्वीप है। और किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है आपका माजुली और उमानंदा नदी द्वीप। किस राज्य में स्थित है? तो असम में। नदी द्वीप क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये मुख्य जलधारा आ रहा है नदी का, और क्या होता है कि इसके बीच क्या होता है कि स्थल स्थल का निर्माण होता है। कैसे? कि इसके मालवा मतलब छोटे छोटे कण से स्थल का निर्माण होता है और इसकी जलधारा क्या होती है? बदल कर फिर आगे चलकर संयुक्त हो जाती है। जैसे कि यहाँ से जलधारा प्रवाहित होने लगी और जो ये बीच का स्थल भाग ये बच गया आपका, इसी को कहते हैं हम नदी द्वीप। जो कि दोनों तरफ से जल का क्या होता है? प्रवाहित हो जाती है दोनों तरफ से जल, और ये बीच का स्थान जो स्थल भाग बन जाता है उसी को कहते हैं नदी द्वीप। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये तो था आपका नदी द्वीप। इसके बाद चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। क्या चलते हैं? प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है नदी उसको प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। जो कि एक प्रसिद्ध स्थान है आपका अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक की पहाड़ी एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अमरकंटक की पहाड़ी। और यहाँ से 3 नदियां निकलती है और तीनों नदियां 3 क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो यह अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियां 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलने वाली नदी है वह तीन तीन नदियां 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जो कि इसमें से सबसे पहले हम नदी ले लें तो सोन नदी। यह सोन नदी है जो कि आपका जाकर बिहार के पटना के लगभग आपका मिलती है। कौन सी? सोन नदी। बिहार में पटना में जाकर यह आपका मिलती है सोन नदी, जो कि कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसके बाद आपका है महानदी। महानदी भी यहीं से निकलती है और निकलने के बाद आपका उड़ीसा होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो कि यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थान है, जो एक परियोजना है उसको बहुत बहुत वो चर्चित परियोजना है आपका हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सा परियोजना है? तो आपका हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी परियोजना आपका है? तो हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक, सबसे यहाँ पे महानदी पे कौन सी परियोजना स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा में यह स्थित है हीराकुंड बांध परियोजना।
ठीक, अक्सर ये एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहीं से निकलने वाली अगली नदी है, उसको हम देख लेते हैं। यहीं से आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नदी, और उसका नाम है आपका, क्या नाम है आपका? तो नर्मदा नदी। कौन सी नाम है? तो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होती है आपका? निकलती है, और निकलने के बाद मध्य प्रदेश होते हुए या जाकर आपका अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, निकलने के बाद आपका अरब सागर में जाकर गिरती है, जो कि यहीं पे एक स्थित है आपका प्रपात, जो बहुत प्रसिद्ध प्रपात है आपका, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? तो धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। ये जबलपुर है, एक जबलपुर स्थान है आपका, एमपी में पड़ता है जबलपुर। जबलपुर में आपका धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात के बारे में पूछता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। फिर इसके बाद अगली नदी के देखते हैं, जो अगली नदी आपका बैतूल। बैतूल नामक स्थान आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, तो बैतूल। ठीक, बैतूल से एक नदी निकलती है आपका, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। और यह भी जाकर आपका अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी निकलती है और अरब सागर में जाकर आपका गिरती है। जो कि यह नदी प्रसिद्ध है, किस लिए जानी जाती है? अक्सर ये भ्रंश, यह अक्सर आता है एग्जामों में इसके, कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन सी नदियां? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, जो कि ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? तो भ्रंश घाटी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे आप। दो पहाड़ी के जो क्षेत्र होता है, ठीक, दो पहाड़ियों के बीच जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। ये होता है आपका भ्रंश घाटी, यहाँ से जो नदियां प्रवाहित होती है उसको कहते हैं भ्रंश घाटी नदियां, जो कि यही आपकी दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन सी? तो ताप्ती नदी। ठीक, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और ये क्वेश्चन एक बनता है आपका कि कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, जो कि ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच स्थित है। कौन सी पहाड़ी? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। फिर इसके बाद अगली हम नदी देखते हैं, नासिक से निकलती है जो नदी आपका, गोदावरी नदी। और नासिक से निकलती है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है नदियां, और जाकर आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से, इसको सबसे लंबी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कि दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? तो गोदावरी नदी को। ठीक, इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं आपका, महाबलेश्वर नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। महाबलेश्वर नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका कृष्णा। और कृष्णा नदी पे एक आपका परियोजना है, जो बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, जो कि नागार्जुन बांध परियोजना। ठीक, नागार्जुन बांध परियोजना, जो किस पे स्थित है? तो आपका तो कृष्णा नदी पे। किस पे स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। किस कौन सा बांध परियोजना है? तो नागार्जुन बांध परियोजना। नागार्जुन बांध परियोजना। तो यह क्वेश्चन बनता है कि नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो आपका कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वर नामक स्थान है। कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर नामक स्थान से यह नदी निकलती है। फिर इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं आपका, कावेरी नदी। जो कावेरी नदी बहुत चर्चित रहता है हर वक्त, यह कावेरी नदी जल विवाद को लेकर, एक कावेरी नदी बहुत चर्चित रहता है आपका जल विवाद को लेकर, जो कि इस नदी का जो जल विवाद हर वक्त होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, क्योंकि यह नदी निकलती है कर्नाटक से निकलती है
और तमिलनाडु होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, जो कि इन दोनों राज्यों के बीच जल का विवाद होता रहता है। किस नदी के बारे में? तो कावेरी नदी। ठीक, कावेरी नदी। तो अक्सर एक क्वेश्चन या समाचार की सुर्खियों में बना रहता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ठीक, तो ये भारत की प्रमुख नदियां रही और इनका उद्गम स्थल और ये किन नदियों में जाकर विलय हुआ, इनकी संयुक्त जलधारा किस महासागर, सागर या खाड़ी में जाकर गिरा। यह भारत की प्रमुख नदियां हैं, जो कुछ बाहर से नदियां निकलती हैं और भारत में प्रवेश करते हुए अपना महासागर, सागर या खाड़ी में जाकर या मिलती हैं, और कुछ नदियां जो कि भारत से निकलती हैं और निकलने के बाद ये सागर और महासागर में जाकर मिलती हैं। तो भारत की जो प्रमुख नदियों को दो भागों में बांट दिया गया था आपका, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ये भारत की प्रमुख नदियां थी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताएंगे, और जो भी कमी है उसका सजेशन जरूर आप देंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो